Hello everyone. In today's video, we'll discuss about sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ हम मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे कि जो आपको जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ये, तो इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट कुछ उन टॉपिक्स की बात करेंगे. ठीक है, तो सेक्शंस आप देख ही सकते हो इसमें, जैसे फ्लावर के बारे में बता रखा है. ठीक है, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली वो एंजियोस्पर्म्स ही आपके फ्लावर वाले होते हैं. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन से पहले कैसे मतलब प्रोसेस होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मेल के अंदर पोलन ग्रेन की बात करते हैं, फीमेल में एक्सेल की बात करते हैं. ठीक है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि जब एम्ब्रियो बन गया तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट क्या होती है. ठीक है, और एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी. ठीक है, सो मेन मेन मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जनरली दे रखा है फ्लावर के बारे में कि सेपल्स क्या होती हैं, पेटल्स क्या होती है, और आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है. एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. स्टेमन में एंथर और क्या होता है, फिलामेंट. ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम के अंदर वी हैव ए रोल ऑफ स्टेमन्स. ठीक है, और गायनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को. ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है आपका कि जो स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टेमन. ठीक है, तो स्टेमन का बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, इसमें एंथर होता है और फिलामेंट. ठीक है, तो स्टेमन के अंदर जो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होते हैं उसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एंथर. ठीक है, सो अलग अलग फ्लावर्स में आप देखोगे तो उनके अंदर आपको जो बेसिकली आपका फिलामेंट है उसकी लेंथ अलग अलग देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो ये डायग्राम बेसिकली जो आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो डायग्राम है तो ये भी आपको बनाना आ सकता है, या इसकी जो लेयर्स वो आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, एग्जाम में. सो यहाँ पर बता रखा है कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है वो बाइलोब्ड होता है. ठीक है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस. ठीक है, अलग अलग टाइप के इसमें टिश्यूज होते हैं जो भी हम देखेंगे. तो एंथर जो है बेसिकली दैट इज ए फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसमें आपके फोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब. ठीक है, तो ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है. तो इसके अंदर क्या होता है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, तो जैसे ये आपका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर. ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे आप देख सकते हो ये इसके अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, और यहाँ पर हर एक कॉर्नर में क्या होता है, आपका माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, क्या होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया. और अभी हम इसमें देखेंगे अलग अलग जो लेयर्स होती हैं आपकी. ठीक है, सो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है दैट डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पोलन सैक्स. ठीक है, तो जैसे ये पूछ सकता है कि पोलन सैक किससे बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से. ठीक है, अब मेन आपको स्ट्रक्चर देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जैसे उसमें चार लेयर होती हैं. ठीक है, तो वो चार लेयर्स का आपको ऑर्डर याद रखना है. ठीक है, जनरली जब भी हम बात करते हैं तो जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी सबसे जनरली बाहर वाली लेयर होती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा रखा है, एंडोथीशियम, देन वी हैव मिडल लेयर्स. ठीक है, और एक क्या होता है आपका टैपिटम. ठीक है, तो टैपिटम पढ़ेंगे अभी हम. ये बेसिकली एक तरह से नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, और माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, अब ये मेन चीज याद रखना क्योंकि यहाँ पे प्लोइडी आपको याद रखनी होती है. जहां पर भी मदर सेल आ गया ना इसका मतलब वो 2n है. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल वो क्या होता है, डिप्लॉइड. तो माइक्रोस्पोर ये मेल वाले को इंडिकेट करता है क्योंकि पोलन ग्रेन जैसे छोटे होते हैं. मैगास्पोर मदर सेल इंडिकेट करता है फीमेल को. ठीक है, तो मदर सेल जहां पर भी टर्म आ गई सो वो कैसा होगा आपका, डिप्लॉयड. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर है आपका। सो इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, एक जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर होता है, जैसे इसमें मैंने अभी आपको बताया कि 4 वॉल लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, ठीक है। तो बाहर की जो 3 लेयर हैं उनका काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है, और वो डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो बाहर की 3 लेयर हैं, एक तो उनका काम है प्रोटेक्शन का और डाइसेंस में हेल्प करते हैं। इनर मोस्ट लेयर टैपिटम होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है, ठीक है। सो दिस दे कैन आस्क, सो देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट टैपिटम, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उसमें एक से ज्यादा आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो कहते हैं जब एंथर यंग होता है तो उसमें जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हमने बनाया है उनके सेंटर में क्या होता है आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू, उनके सेंटर में क्या होता है आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसके सेंटर में हमने क्या शो कर रखा है यहाँ पर, स्पोरोजिनस टिश्यू, सेंटर में क्या होता है आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। सो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्या होता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू विच ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक टर्म होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस एक माइक्रो। तो जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल होते हैं उसमें म्योसिस होता है और टेट्राड बन जाता है, ठीक है। क्योंकि म्योसिस में हमें पता है, क्योंकि एक जो डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है, उससे हमें 4 सेल मिलते हैं, ठीक है, और चारों के चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं दे अंडरगो म्योटिक डिवीजन और वो क्या बना देंगे आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, जैसे कई बार वो आपको ऐसे लेयर्स पूछ सकता है, ठीक है, और ये डायग्राम ड्रॉ के लिए दे सकते हैं आपको पेपर में, ठीक है। और ये एक इमेज दिखा रखी है कि जब एंथर डाइसेंस होती है कि जो अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो जो बेसिकली जितने भी सेल हैं जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, तो वो क्या बना सकते हैं आपके, माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल, ठीक है। सो थ्रू म्योसिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है कि जो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये 4 होते हैं, जैसे जैसे एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट करते हैं तो ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और ये किस में डेवलप हो जाते हैं, आपके पोलन ग्रेन में, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स का नंबर जो है वो काफी क्या होता है आपका, ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो आपका पोलन ग्रेन है, सो द पोलन ग्रेन्स represents the male gametophyte, male gametophyte. If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellow powdery pollen grains on your fingers, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपने जैसे हिबिस्कस है, अगर आपने उसको ओपन, इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of a yellowish powdery pollen grains on your fingers, ठीक है। कहते हैं इन ये जो ग्रेन्स हैं आप इनको ड्रॉप ऑफ वाटर में, बेसिकली ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेक ऑन ए ग्लास स्लाइड, ठीक है। फिर आप इसको ऑब्जर्व करते हो जब माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे स्कैनिंग, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या होता है, जो आपको सरफेस की इमेज देता है, ठीक है। जैसे एक होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में आपको पता लगता है अंदर का, ठीक है। स्कैनिंग में आपको पता लगता है आपका बेसिकली कि जो सरफेस का कैसा स्ट्रक्चर है,
ठीक है. So you will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors and design seen on the pollen grains from different species. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के pollen grains हैं, तो उसमें आपको बेसिकली उनका पता लगता है कि वो किस किस टाइप के हैं. ठीक है, तो अगर हम pollen grains की बात करें, ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स जो आपको pollen grain से रिलेटेड याद रखने हैं. एक तो इनका साइज 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, इसमें दो लेयर होती हैं. एक्साइन जो आउटर लेयर होती है हार्ड होती है, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा है चाहे एसिड्स हैं, वो इसको नहीं डिग्रेड कर सकते. मतलब कोई भी एंजाइम ऐसा अभी तक नहीं हमें पता है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करते. ठीक है, एक्साइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पोर्स होते हैं. ठीक है, जो एक्साइन है उसमें कुछ अपर्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं जर्म पोर. जर्म पोर वो पोर्शन होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है. ठीक है, क्योंकि आउटर कवरिंग इनकी काफ़ी रेजिस्टेंट है, तो इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं. दे कैन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. ठीक है, एक्साइन में भी अलग अलग एरे ऑफ पैटर्न्स होते हैं और डिजाइन होते हैं. ठीक है, इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन. ये थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की. ठीक है, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन. द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane. ठीक है, when the pollen grain is mature, जैसे जब pollen grain mature होता है तो उसमें दो सेल होते हैं. कौन कौन से आपके? वन वी हैव वेजिटेटिव एंड वन वी हैव जनरेटिव. ठीक है, तो ये आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव आपका छोटा होता है, और यू कैन से ये इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. ठीक है, सो दो सेल की हमने बात करी. एक तो आपका वेजिटेटिव सेल इज बिगर. ठीक है, abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. ठीक है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में. ठीक है, इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस. ठीक है, सो इन इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी स्टेज पे शेड होते हैं. ठीक है, लेकिन रिमेनिंग के अंदर जनरेटिव जो सेल है वो आपका दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. ठीक है, मतलब देखो अल्टीमेटली जनरेटिव सेल ने डिवाइड होना ही होना है, वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो. या तो शेडिंग के टाइम पे होगा, नहीं तो बाद में तो उसने होना ही है. क्योंकि जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें हमें दो मेल गैमेट चाहिए. ठीक है, तो वो दो मेल गैमेट जेनेटिव सेल से ही आने हैं. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि शेडिंग के टाइम पे वो किस स्टेज में है. या तो वो पहले से ही 3 सेल स्टेज पे है, अगर वो 2 सेल पे भी शेड हो रहा है, लेकिन बाद में जेनेटिव सेल शेडिंग के बाद आपका वो 3 सेल स्टेज में जाएगा. ठीक है, तो पोलन ग्रेन से रिलेटेड आ जाते हैं. डायमीटर क्या है, एक्साइन क्या है, इंटाइन क्या है, आपका कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे आते हैं और कितने में 3 सेल स्टेज. ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन बड़े सारी एलर्जीज, कुछ हमारे ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, मतलब जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो दे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. ठीक है, सो इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है, that became came in India as a contaminant with imported wheat. ठीक है, पार्थेनियम. जैसे ये इंडिया में कैसे आया? एक जैसे एक वीट को हमने इंपोर्ट करा तो उसके साथ आया, और ये यूबिक्यूशियस मतलब हर जगह फैल गया. ठीक है, तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास क्या करता है? पोलन एलर्जी. ठीक है, ये सब ना 1 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं. पोलन एलर्जी कौन करता है, एक्साइन किसका बना होता है, इंटाइन किसका बना होता है. ठीक है, तो ये आपने 1 1 मार्क के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं. इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है. तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पर बहुत सारी टैबलेट्स और सिरप्स आते हैं. ठीक है, और जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह लिए जाते हैं. और अगर हम बात करें तो जो एथलीट्स हैं या जो रेस हॉर्सेस होते हैं, उनको वो भी पॉलन्स को कंज्यूम करते हैं, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस. ठीक है,
अब एक क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि चलो पोलन ग्रेन तो जैसे शेड हुआ तो ऑब्वियसली उसको स्टिग्मा पे जाके लैंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लैंड करने से पहले वो वायबल होना चाहिए, ये ना कि पोलन ग्रेन तो आया वो मर गया कि वो नॉन वायबल हो गया, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, ठीक है। तो ये हाईली वेरिएबल है, अलग अलग, क्योंकि प्लांट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं पे टेम्परेचर कुछ है, ह्यूमिडिटी कुछ है। तो ये जो वायबिलिटी है वो वेरिएबल है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो जहाँ पर कंडीशंस है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है, या वहाँ पर आपका बेसिकली ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। जैसे बात कर रहा है जो राइस एंड व्हीट है, कहता है उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, मतलब 30 मिनट से पहले ही उनको पॉलिनेशन करनी है। रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है, ठीक है। और जैसे ये आगे क्या बात कर रहा है कि यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसमें हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर, अगर हमें उसको, जैसे होता है ना वायबिलिटी तो वो लूज कर जाएगा थोड़े टाइम में, ऐसे ये जो सीमन स्पर्म्स होते हैं ये भी वायबिलिटी लूज कर जाते हैं, बट अगर आप उनको स्टोर करके रखना है तो -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे लेकिन वो मर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है ना कि मान लो साइंटिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, तो वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। कि मतलब उनके बहुत ही कम, मतलब उस प्लांट या उस एनिमल के बहुत ही कम क्या रह गया है, नंबर रह गया है। तो वो उनको स्टोर करके रख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमें प्लांट बनाना है या एनिमल वो बनाना है तो हम उन स्पर्म या एक्सेल को यूज कर सकें, ठीक है। तो ये जो सच जो पोलन होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इसमें हम पिस्टिल, मैगोस्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं, एंड एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। गाइनोशियम में एक पिस्टिल हो सकता है तो उसे हम मोनोकार्पुलरी बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मल्टी कार्पलरी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वो डिपेंड करता है कि वो फ्यूज्ड है, फ्यूज है तो सिनकार्पस है, और अगर फ्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, ठीक है। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा ही है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन आपका लैंड करता है। स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है बेनेथ द स्टिग्मा, ठीक है। और जो बेसल बल्ज्ड, जो थोड़ा सा आप कहते हो कि थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, उसे आप क्या बोलते हो, बेसिकली ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होती है आपकी ओवेरियन कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन जो आपने पढ़ी थी +1 के अंदर, कि अलग अलग टाइप की प्लेसेंटेशन होती है, कि कैसे उसमें ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं, जैसे एक्साइल प्लेजेंटेशन, मार्जिनल, पेराइटल, ये सब प्लेजेंटेशन की टाइप्स होती हैं, ठीक है, कि कैसे उनके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब जैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर इमेज में है, ठीक है, ये यहाँ पर थ्योरी में नहीं मैंशनड है, कि बेसिकली जो आपका मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस, papaver of pistil of papaver and multicarpellary apocarpus gynoecium of michelia, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो क्योंकि जो पेपावर है उसमें आपका एक तरह से बेसिकली फ्यूज्ड है, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पर आपको फ्यूज दिख रहा है और यहाँ पर ये क्या दिख रहे हैं, फ्री, ठीक है, दिख रहे हैं फ्यूज। ये जो है ना, ये देखो सारे आपस में जाके फ्यूज हो रहे हैं, सिन कार्पस ओवरी, ठीक है। तो ये किस में होती है, आपकी पेपावर में, ठीक है। दोनों में मल्टी कार्पलरी है, बट सिन कार्पस पेपावर, एपोकार्पस इज योर मिशीलिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर
जो आपके एनाट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल की अलग अलग ओरिएंटेशंस होती हैं, अलग अलग एंगल्स पे वो होते हैं, तो उसमें तो चलो आपको नहीं जाना, बट एनाट्रोपस का पता हो, ठीक है। जैसे इसमें अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ये आपका एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें न्यूसेलस होता है, इंटैग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो एंड होता है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, और इसके अपोजिट जो होता है वो चेलेजल एंड, ठीक है। और फ्यूनिकल क्या होता है, और हाइलम, ठीक है। इन सब की भी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि आप एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और उसको लेबल करो, और उसमें से वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है मिसैलस का क्या काम होता है, इंटेग्यूमेंट्स का क्या काम होता है, ठीक है। सो दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस। सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मैगास्पोरेंजिया, ठीक है। मैगास्पोरेंजिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी वन, wheat, paddy, मैंगो, और टू मैनी इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, ठीक है। अब जैसे ये भी पूछ सकता है कि गिव 2 और 3 एग्जांपल्स जिसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, और किस में एक से ज्यादा ओव्यूल होता है, ठीक है। तो आपको वीट, पैडी और मैंगो में तो 1 होता है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में आपके कितने होते हैं, मैनी, ठीक है। तो ये तो ऐसे आ सकता है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। अब हम बात करेंगे इसी स्ट्रक्चर की जिसे हमने, क्योंकि ओव्यूल के अंदर देखो क्या ना, ये टर्म्स याद रखना, मैगा स्पोरेंजिया, ठीक है, और ओव्यूल एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी कहा ना कि जैसे ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैगास्पोरेंजिया ओव्यूल एक ही टर्म है, ठीक है। और जैसे इसमें देखेंगे अंदर मैगास्पोर मदर सेल होंगे जिनसे आपके मैगास्पोर बनेंगे। सो लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, ठीक है। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है ना। एक प्लेसेंटा एक पार्ट होता है जिसके साथ आपके ओव्यूल जो है वो अटैच है, ठीक है। अब वो जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्यूनिकल। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन दिस रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। कि जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करती है, ठीक है। जैसे अभी ये देखो, ये आपको क्या दिखा रखा है, ये पार्ट दिखा रखा है फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट है, तो और दूसरा पार्ट क्या दिखा रखा है, हाइलम, ठीक है। कि जिसमें जो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल सारा नीचे वाला पार्ट है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल ये पार्ट है, और ओव्यूल मान लो ये नीचे वाला पार्ट है, तो कहते हैं वो जहाँ पे फ्यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हाइलम, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज फ्यूनिकल, व्हाट इज हाइलम, ठीक है। तो हाइलम एक तरह से ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन है, ठीक है। क्योंकि फ्यूनिकल की हेल्प से तो वो प्लेसेंटा से अटैच है, ठीक है। और जो मतलब एक तरह से हाइलम आपको जंक्शन है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, यहाँ पर 2 प्रोटेक्टिव एनवलप हैं जिसे हम इंटैग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं इंटैग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप, ठीक है। ये जो इंटैग्यूमेंट्स आप देख रहे हो डायग्राम में, ये आउटर और इनर, देखो इसने पूरा कवर कर रखा है, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोपाइल। कि इंटैग्यूमेंट्स कवर द और इंटैग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसकी तरफ जो अपोजिट होता है उसे हम चलेजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको बताऊं फ्यूनिकल, तो ये एग्जैक्ट आपको ये लिखना है, द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, ठीक है। जहां पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ उसे हम हाइलम बोलते हैं। इंटैग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर है, जहां पर वो मतलब वो निसैलस, जो निसैलस है उसके राउंड इंटैग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। निसैलस जो है ये पार्ट दिखा रखा है, तो एक्सेप्ट एट द टिप, तो
वो वाला पार्ट आपका हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट है, जो बेसल पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका चलेजा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। कहता है न्यूसेलस जो होता है इसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। एंड लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मैगास्पोर। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो मतलब जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, बाकी होता है ना फिर एक्सेप्शंस आगे आएंगी, बट जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो मैगास्पोर से बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैगोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, आपका मैगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कहते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ मैगास्पोर है, ठीक है, फ्रॉम द मैगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मैगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मैगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। कि जनरली जो ओव्यूल्स होते हैं वो जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मैगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ये आपका उसने ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। और इधर उसने क्या दिखाया, ये मैगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये इसके राउंड किसके सेल हैं, न्यूसेलस के, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पूरा सेल है ये कौन सा दिखा रखा है, मैगास्पोर मदर सेल, मतलब उसने सिर्फ एक सेल दिखाया है, माइक्रोपाइलर एंड के पास वाला। अब जैसे हमें पता है जब मियोसिस होता है, पहले मियोसिस वन के बाद दो बनेंगे और उसके बाद चार, ठीक है। बट यहाँ पर खास बात क्या होती है कि चार में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी तीन क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फंक्शनल सेल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये कौन सा सेल है आपका, जो मैगास्पोर बना है, ठीक है। तो ये जो सारे न्यूक्लियस होंगे ना, ये सब एन होंगे, क्योंकि ये अगर हम ऊपर यहाँ पर बात करें तो ये जो चारों सेल बने हैं आपके, ये सारे इनकी प्लॉइडी एन है, ठीक है। ये बना ना जो आपका मैगास्पोर टेट्राड, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। ये आपका टू एन था। अब इसमें से तीन सेल, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, वो तीन सेल आपके डिजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा, ठीक है। तो एक सेल जिसमें एक न्यूक्लियस है और वो एन है, तो फिर क्या होता है, एक से कितने बनते हैं, दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, माइटोसिस, क्योंकि ये सारे एन होंगे, एन 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 एन, ये भी एन, ये सारे एन है आपके, ठीक है। अब ये रीअरेंज होते हैं, इनमें से तीन चले जाते हैं आपके एक तरफ, दो सेंटर में रहते हैं, जैसे जिसे भी हम पढ़ेंगे, अ, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये मिलके सेंट्रल सेल बनाते हैं, ठीक है। और तीन एक तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तीन होते हैं हमारे चलेजल एंड पे, तीन एंटीपोडल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई मिलके सेंट्रल सेल, ठीक है। दो यहाँ पर क्या होते हैं आपके सिनर्जिड्स, ठीक है। और ये क्या होता है आपका एग सेल, ठीक है। तो ये आपका चलेजल एंड है, ठीक है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटीपोडल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, और ये आपका एग, ठीक है। ये दो भी क्या आपके सिनर्जिड्स। और बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो अभी हम पढ़ेंगे जो पोलन ट्यूब है, वो यहाँ से एंटर करती है, जब हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, ठीक है। तो ये अब मेन है ना, आपको एंड से याद रखने हैं कि माइक्रोपाइलर एंड पे ही आपके सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वो लेबलिंग को भी दे सकते हैं आपको, ये कौन सा एंड है, ये कौन सा है। तो जिस तरफ एंटीबॉडल्स हैं वो चलेजल एंड है, जिस तरफ आपके सिनर्जिड्स और एक्सेल है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये डिफाइन कर रखा है। इसने न्यूसेलस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि विच इज अराउंड योर, बेसिकली जो आपका न्यूसेलस होता है और उसके अराउंड आपके इंटेग्यूमेंट होते हैं। तो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मैगास्पोर मदर सेल इन द इन द, क्या लिखा इसने, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है।
सो इट इज ए लार्ज सेल, ठीक है, कंटेनिंग, ये अब किसकी बात कर रहा है, आपकी मैगास्पोर मदर सेल की, ठीक है। तो उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसमें आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और मियोसिस के बाद आपके पास कितने मेगास्पोर बन जाते हैं, 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। कहता है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, लेकिन बाकी 3 क्या हो जाते हैं आपके, डीजनरेट। ओनली द फंक्शनल मैगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 मैगास्पोर ओनली 1 इज फंक्शनल, 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं, और जो फंक्शनल मैगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट आपका बनाता है, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि एक ही मैगास्पोर से आपका क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक, तो इसे हम कौन सी डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, मैगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मैगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्या प्लॉइडी होगी, ठीक है। तो न्यूसेलस जो होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n, ठीक है। न्यूसेलस एक्चुअली अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्या होता है, एक तो चलो हमने क्या कहा है कि मैगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, क्योंकि ये तो चलो क्या बनाएगा आपका मैगास्पोर, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, आगे एम्ब्रियो बनेगा। न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बना सकता है। तो ये कुछ प्लांट्स में ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि एम्ब्रियो तो आपका 2n होगा। नॉर्मली एम्ब्रियो कैसे बनना चाहिए, जब पॉलन ग्रेन और एग सेल आपस में फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूसेलस पॉली एम्ब्रियो नहीं, न्यूसेलस के सेल सीधा एम्ब्रियो बना देंगे। पॉली एम्ब्रियो नहीं पढ़ा है ना अभी आपने आगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो न्यूसेलस की प्लॉइडी होगी 2n, मैगास्पोर मदर सेल की होगी 2n, फंक्शनल मैगास्पोर की होगी n, और फीमेल गैमेटोफाइट की भी क्या होगी, n, ठीक है। सो लेट अस स्टडी, ठीक है, ये वही सब बातें जो भी हमने डायग्राम में देखी कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस है मैगास्पोर मदर सेल का, जो फंक्शनल मैगास्पोर है, वो माइटोटिकली पहले 2 न्यूक्लियाई बना देगा, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। द 2 more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate and the later the 8 nucleate stages of the embryo sac, पहले 2 से 4 फिर 4 से 8, ठीक है। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवाइड करते हैं तो पहले न्यूक्लियस डबल होता है, फिर सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ये फ्री न्यूक्लियर है, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता था ना, 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 सेल बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले आपके 8 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद सेल वॉल बनेगी, ठीक है। तो मतलब जैसे वो क्वेश्चन पूछ ले, कौन सी स्टेज पे आपकी सेल वॉल्स आर लेड डाउन, वो कहेगा 2 सेल 4 सेल, दैट इज 8 सेल स्टेज, ठीक है। एंड दैट विल लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो जो 6 हैं, 8 में से भी जो 6 होते हैं उनके राउंड सेल वॉल बनती हैं, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग 2 हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, दे आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो 2 न्यूक्लियाई है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, ठीक है। अब देखो क्या ना, अब आप कहोगे कि अब जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर तो सेंट्रल सेल, क्योंकि ये जो एपरेटस है ना, जो ये है, ठीक है, ये जो आपका है ये एग एपरेटस है, तो इसमें तो सेंट्रल सेल ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, तो फिर ये वाला पार्ट आपका ऊपर आएगा ना, फिर ये उसके नीचे आएंगे, ठीक है। तो जनरली, क्योंकि जैसे ये देखो ये लाइन लिखी है, क्योंकि ये मैंने बताया ना अरेंजमेंट होती है अलग अलग, जैसे उसमें देखो ये लाइन क्या लिखी है कि जो 2 न्यूक्लियाई हैं पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल बनाते हैं, दे आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये
एग apparatus के उसने बिलो लिखे हैं, बट अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो उसमें एग apparatus के ऊपर है वैसे वो, ठीक है। सो there is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropylar end और वो आपका एग apparatus बनाते हैं। एग apparatus में दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है। सिनर्जिड्स में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. Three cells are at the chalazial end जो कि आपका एंटीपोडल बनाते हैं। तो लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और वो आपका 7 सेल्ड होता है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई मिलके आपका एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है, कि कैसे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके, क्योंकि मतलब कैसे वो आपके जाके फॉल करते हैं किसके ऊपर, आपके स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। सो मेल गैमिट अब हमें क्लियर हो गया, दैट इज योर पोलन ग्रेन, और फीमेल जो गैमिट है वो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। सो एज बोथ टाइप ऑफ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है, सो दे कैन नॉट मूव, सो हाउ टू ब्रिंग टुगेदर देयर फर्टिलाइजेशन, तो उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो उसके लिए इवेंट क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स to the stigma of the pistil is termed pollination, ठीक है। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination, ठीक है। They make use of external agents to achieve pollination, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो चाहे आपके, आप बोल सकते हो एबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसमें हम जैसे बात करते हैं वाटर की, तो वाटर अगर कराता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। या एक मेनली कराएगा विंड, तो पॉलिनेशन में विंड इज एनिमोफिली, तो ये कैसे होते हैं, एबायोटिक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बायोटिक की, तो जो लिविंग होते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। बर्ड्स कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। बैट्स, क्या बताता बैट्स का, कायरोटेरोफिली। स्नेल्स मलैकोफिली। ऐसे एलिफेंट भी कराते हैं उसे हम एलिफोफिली बोलते हैं, ठीक है। और एंड्स माइरोमैकोफिली। एलिफेंट कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिफोफिली। और अगर एंड्स कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइरोमैकोफिली, मैकोफिली, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन अलग अलग टाइप से हो सकते हैं जो भी हम देखेंगे आगे। अब इसमें मेनली काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है ऑटोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी में हम क्या कहते हैं कि ये सेम फ्लावर में होती है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लावर जिसमें एंथर और ओपन, एंथर और स्टिग्मा आपके ओपन है, सो कंप्लीट ऑटोगामी इज रादर रेयर, ठीक है। अब मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है ना कि आ, मतलब अगर उसके दोनों के ओपन है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो मतलब जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं उस टाइम पे स्टिग्मा तैयार है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि प्लांट कैसे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब प्लांट्स के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बताया हुआ है कि ठीक है, प्लांट के अंदर स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है और जो उसका एंथर वाला पार्ट है वो भी एक्सपोज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर उनमें ऑटोगैमी नहीं हो रही है तो उसका रीजन यह है कि सिंक्रोनी, कि मे बी जिस टाइम पे पोलन रिलीज हो रहा है अब उस टाइम पे अगर स्टिग्मा तैयार ही नहीं है, अगर तो दोनों तैयार हैं तब तो पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो सिंक्रोनी होने के लिए एक तो एंथर और जो स्टिग्मा है दे शुड बी
एक तो वो एक दूसरे के पास होने चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल वैसे ही हम ले यहाँ पर कि जैसे मान लो ये आपका आपने दिखाया कि ये जो आपका फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो पिस्टिल होता है आपका स्टिग्मा स्टेलर ओवरी। अब मान लो कि ये आपका स्टेमन वाला पार्ट है। अब तो पोलन ग्रेन यहाँ से उसने रिलीज करे, अब ऐसा था नहीं कि वो ऐसे नीचे चले जाएंगे, तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो इससे ऊपर है, कि अगर उसकी जो हाइट है, ठीक है, जो आपका अगर उसकी हाइट इससे ऊपर है, ठीक है, अगर इसकी हाइट जो है वो अगर इससे ऊपर है, तब उसके पोलन ग्रेन यहाँ से जो रिलीज होंगे वो यहाँ पे फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पोजीशन भी मैटर करती है, पास पास भी होने चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ उन फ्लावर्स के जो कि बेसिकली आपकी ऑटोगैमी दिखाते हैं। वायोला, दैट इज कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, ठीक है। कहते हैं इनमें ना दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं चैस्मोगैमस और एक होते हैं आपके क्लिस्टोगैमस, ठीक है। चैस्मोगैमस विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, उसमें एंथर और स्टिग्मा आपके एक्सपोज होते हैं, और क्लिस्टोगैमस आपके ओपन ही नहीं होते, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये जो डायग्राम में दिखा रहे हैं चैस्मोगैमस है, ठीक है। तो इसमें तो ये है कि किसी दूसरे का भी पोलन ग्रेन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो तो बंद है, इसमें तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकती है, क्योंकि इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन आपकी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर्स डाइसिस इन द फ्लावर बर्ड, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma, ठीक है। क्योंकि जो ओपन है उसमें तो क्या पता दूसरे फ्लावर का, या मतलब सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का भी आ सकता है, और दूसरे प्लांट अगर है तो उसके फ्लावर का भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तो वो क्लोज्ड है तो उस केस में तो कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन के तो कोई चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो एश्योर्ड सीड सेट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ठीक है। जियोटेनोगैमी की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, सेम प्लांट होता है बट उसके एक फ्लावर से दूसरे के ऊपर जाता है, ठीक है। पहला वाला जो है वो सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है, बट यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। मतलब तीन टर्म्स हैं, ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, जियोटेनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। ऑल्दो जियोटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के सिमिलर ही होगा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो सेम ही प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जीनोगैमी होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। सो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात करी, अभी मैंने आपको बताया एबायोटिक में विंड और वाटर, थ्रू विंड इज एनिमोफिली, अगर वाटर है तो हाइड्रोफिली, और एनिमल्स की अभी हमने बात करी, चाहे वो आपके इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, एंड्स हैं, चाहे वो स्नेल्स हैं, वो सब भी पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। सो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर भी वो लाइन में खेल सकते हैं कि वो लिख देगा कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट एबायोटिक यूज करते हैं, तो ये गलत है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट किसको यूज करते हैं, बायोटिक को। पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। तो अब पता नहीं ना कि वो वहां पे जाके फॉल करेगा नहीं करेगा, इसलिए टू कंपनसेट दैट अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस, जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या बता रखा है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक। विंड पॉलिनेशन, ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो विंड करंट में इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents, ठीक है। और इनके अंदर लार्ज ऑफन feathery स्टिग्मा होते हैं टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, ठीक है।
तो मतलब आपके स्टेमन्स भी एक्सपोज होने चाहिए और फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed in an inflorescence. ठीक है. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. ठीक है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एक बारी बोर्ड्स में कि टैसल्स क्या होते हैं. जो टैसल्स होते हैं दे आर बेसिकली यूर. अब इसमें तो इन्होंने क्या दिखा रखे आपके वेल एक्सपोज स्टेमन्स दिखा रखे हैं ये. और जो टैसल्स आर यूर स्टिग्मा एंड स्टाइल. ठीक है. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा. ठीक है. तो जैसे हम बात करें ए बायोटिक बायोटिक में तो मेनली बायोटिक है. अब ए बायोटिक में बात करें वाटर और विंड की तो विंड मेन है. ठीक है. तो pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to 30 genera, mostly monocots. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the जो लोअर प्लांट ग्रुप्स होते हैं. एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया और टेरिडोफाइट्स. जैसे हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है. क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है. टेरिडोफाइट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए जैसे एक लाइन भी लिखी हुई है, ये आपको जैसे टेरिडोफाइट रेस्ट्रिक्टेड जगह पे मिलते हैं क्योंकि इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है. तो इनकी ऐसे हर जगह पे आपको ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट नहीं मिलते ना, क्योंकि इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि इनको वाटर चाहिए. ठीक है. सो इट इज बिलीव्ड दैट, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है कि वाई ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, वाई द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इसी कारण उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. कहते हैं कुछ एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वैलिसिनेरा हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्ट्रा. ठीक है. तो जो वैलिसिनेरिया है और हाइड्रिला है और आपका जोस्ट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, जो कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. ठीक है. इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जो फ्लावर्स हैं वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर आ जाते हैं, तो उनको इंसेक्ट या विंड पॉलिनेशन कराते हैं. ठीक है. तो मतलब अब आपका जो बेसिकली क्या है, अब तीन केस हो सकते हैं ना, या तो फ्लावर पानी के सरफेस के नीचे है, या पानी के सरफेस पे, या पानी से ऊपर है. ठीक है. अगर तो फ्लावर पानी के सरफेस पे या उससे नीचे है तब तो वाटर पॉलिनेशन करा लेगा. लेकिन अगर वो पानी के सरफेस से ऊपर है तो फिर पॉलिनेशन जो है वो आपके इंसेक्ट या विंड ही कराएंगे. ठीक है. जैसे वैलिसन एरिया में वो क्या बता रहा है, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है. सो दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट. ठीक है. तो यहाँ पर उसने किसकी बात करी है, वैलिसन एरिया की. तो कुछ ना कुछ फीमेल फ्लावर्स में पहुंचेंगे एंड द स्टिग्मा. सी ग्रासेस की अगर हम बात करें तो जो फीमेल फ्लावर्स हैं दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर. Pollen grains in many species are long ribbon-like and they carried passively inside the water. ठीक है. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, ठीक है, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. ठीक है. तो उनके अराउंड एक कवरिंग होती है ताकि वो वेट ना हो जाए. और जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं दे आर नॉट वेरी कलरफुल. ठीक है. एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. ठीक है. क्योंकि कलरफुल या नेक्टर वो बनाते हैं जिनको आपके इंसेक्ट्स या किसी दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल. बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड्स, मोथ्स, बर्ड एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अमंग द एनिमल्स, और एनिमल्स में अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो उसमें सबसे जो बी हैं दे आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. Even larger animals such some primates, lemurs, arboreal, tree-dwelling rodents, or even reptiles, that is your lizard and garden lizard, they are also reported as pollinators in some species. ठीक है. तो ये भी pollination कराते हैं. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted. ठीक है. तो ये बड़ा important होता है कि जो मतलब स्पेसिफिसिटी है कि ये एनिमल इसी प्लांट की पॉलिनेशन कराता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी की भी करा रहा है. ठीक है.
ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है पॉलिनेशन, ऊपर दिखा रखा पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैलिसिन एरिया, जैसे ये दिखा रखा है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल उसने हमें किसका दे रखा है, एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट का। कहता है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, नेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि बड़े हैं, कलरफुल है, कुछ उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है, अरोमा आ रही है, दैट इज वाई दे कम टू प्लांट। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू ए इन्फ्लोरेसेंस, तो उसे ताकि वो मेक देम कॉन्सिपिकस। कॉन्सिपिकस क्या होता है, जो मतलब क्लियरली विजिबल हो। कहता है अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं ना तो कहते हैं इकट्ठे हो जाते हैं ताकि क्लियरली दूर से दिखें। ठीक है, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस। ठीक है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल odors to attract these animals. ठीक है, nectar and pollen grains are the usual flower rewards. For harvesting the reward flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. ठीक है, and the body of the animal gets a coating of pollen grain, और जनरली pollen grain कहते हैं स्टिकी, जैसे विंड वाले नॉन स्टिकी थे। और जब एनिमल कैरिंग pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. ठीक है, इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। ठीक है, तो एक तो चलो आप कह रहे हो कि नेक्टर देता है या पोलन ग्रेन देता है, कुछ स्पीशीज के अंदर मतलब ऐसा होता है कि वो इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने एग ले करते हैं, जैसे टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस दैट इज 6 feet in height. A similar relationship is between a species of moth that is and a plant yucca, where both species moth and plant they cannot complete their life cycle without each other. ठीक है, मोथ आपने एग डिपोजिट करता है ओवरी के लोक्यूल में, और फ्लावर जो इंटर्न्स है वो पॉलिनेट करा देता है आपका मोथ। ठीक है, द लार्वे ऑफ द मोथ कम आउट एज एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द जो प्लांट्स हैं वो हर्माफोडाइट होते हैं। हर्माफोडाइट मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, और चांसेस हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो उसी के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, मतलब कि हार्मफुल करेक्टर्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन कॉन्टिन्यूड, मतलब ठीक है शुरू शुरू में ठीक है, ज़्यादा टाइम अगर सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हार्मफुल करेक्टर जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स ने बड़े सारे डिवाइसेस डेवलप करे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए। तो एक तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, रिसेप्टिविटी। जिस टाइम पे पोलन रिलीज हुआ है उस टाइम पे स्टिग्मा तैयार नहीं है, या जब स्टिग्मा तैयार है तो पोलन रिलीज नहीं है। ठीक है, तो या तो पोलन स्टिग्मा के तैयार होने से पहले रिलीज हो जाएगा, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। दिस इज वन ऑफ द वे दे कैन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ स्पीशीज में एंथर और स्टिग्मा ऐसी पोजीशंस पे होते हैं कि पोलन कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ। ठीक है, सो बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। थर्ड डिवाइस इज इन प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है कि खुद का पोलन ग्रेन, जैसे वो मे बी स्टिग्मा पे जाके बैठ तो गया लेकिन पोलन जर्मिनेट ही नहीं होता, या आगे पोलन ट्यूब नहीं बनती। ठीक है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ठीक है, another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. ठीक है, another device क्या आपका, that is your production of unisexual flowers. unisexual मतलब या तो मेल वाला फ्लावर बनाए या फीमेल वाला बनाए। ठीक है, कि मतलब हर्माफोडाइट ना हो। सो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अगर वो सेम प्लांट पे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैस्टर और मेज, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनीशियस। ठीक है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जियोटोनोगैमी। ठीक है, क्योंकि सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, कुछ स्पीशीज जैसे पपाया के अंदर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, सो क्योंकि एक प्लांट या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जियोटोनोगैमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना। कैस्टर और मेज, अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे हैं तो उसे मोनीशियस बोलते हैं, अगर डिफरेंट पे तो उसे हम डाइशियस बोलते हैं। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स जो कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जियोटोनोगैमी।
और इधर बेसिकली हमने अगर दोनों फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हैं तो ये कंडीशन जो है ये ऑटोगैमी और च्यूटेनोगैमी दोनों को ही क्या करेगी, प्रिवेंट। तो इस केस में बेसिकली क्या होगी आपकी, ओनली जीनोगैमी। ठीक है, इस केस में क्या होगी, सिर्फ जीनोगैमी। डन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो अब कई बार ये होता है ना कि पोलन तो चलो स्टिग्मा पे जाके फॉल कर गया, बट वो अब कंपैटिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, compatible pollen of the same species as the stigma. ठीक है, often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma. ठीक है, तो पिस्टिल को ये recognize करना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। अगर तो वो राइट टाइप का तो वो compatible है, तो वो जर्मिनेट होकर pollen ट्यूब बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो इसका मतलब वो इनकम्पैटिबल है। सो इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन वही की पोलन जर्मिनेट कर गया। ठीक है, और उसके बाद आपका पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, तो एक ये अब +1 वैसे वो चैप्टर कट हो गया, लेकिन बोरोन, बोरोन वो एलिमेंट होता है जो पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा था आपका, बोरोन। सो दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर पोलन गलत टाइप का है तो पिस्टिल रिजेक्ट करेगा द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। The ability of pistil to recognize the pollen followed by acceptance or rejection is a result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से या कुछ टाइप की सिग्नलिंग होती है कि जिससे उसको ये पता लगता है कि उसने इस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, सो इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर्स दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. ठीक है, as mentioned earlier, following compatible pollination the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. ठीक है, तो जैसे ही बेसिकली आपका एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद एक जर्म पोर से क्या निकलती है आपकी, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसने जैसे डायग्राम में दिखा रखी, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल। ठीक है, जो ए डायग्राम है, और फिर ये पोलन ट्यूब की उसने ग्रोथ दिखा रखी है आपको। ठीक है, तो ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका रोल होता है। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बार आपका स्टाइल जो होता है वो होलो होता है, होलो है तो उसमें से तो चली जाएगी, कई बार वो सॉलिड होता है, तो ऐसे कुछ एंजाइम्स होने चाहिए जो उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करें। ठीक है, सो यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे शेड हुए थे, जिसको हमने बोला था एक वेजिटेटिव था और एक जनरेटिव था। ठीक है, इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, इन प्लांट्स जिसमें वो 3 सेल कंडीशन पे होते हैं तो पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो अगर तो एक ही जेनेटिव सेल था तो वहां पर 2 मेल गैमेट बन जाते हैं ड्यूरिंग द बेसिकली ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, शैडो 2 सेल स्टेज क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अल्टीमेटली आपको 2 मेल गैमेट चाहिए। ठीक है, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल through the micropyle and enters one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies, ठीक है, many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar end of the synergids, जो भी हमने पढ़ा था वो गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, as all these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. So as pointed out earlier,
pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. ठीक है. So the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating the pollen pistil interaction even in incompatible pollinations. अब कई बार होता है ना, हमने हाइब्रिड बनाना है, तो अब साइंटिस्ट हुए ना उस लेवल पे वो काम कर रहे हैं कि अगर ये पोलन कंपैटिबल है या दूसरा नहीं है तो वो क्यों नहीं है, इस पोलन ग्रेन में ऐसा क्या हो रहा है कि वो कंपैटिबल है दूसरा नहीं है. ठीक है. तो फिर कहीं तो अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सीधा ही, क्योंकि पोलन जर्मिनेशन होती है फिर पोलन ट्यूब बनती है, एट द एंड तो गैमेट आपने किस में भेजने हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, कहते सीधा ही डाल दो गैमेट, तो क्या पता उससे आपके हाइब्रिड बन जाएंगे. ठीक है. तो एक तो क्योंकि वो भी आपको चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी अगर आपने डायरेक्टली गैमेट्स को कहाँ पे डाल दिया, एम्ब्रियो सैक के अंदर, कि वो फर्टिलाइज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. सो you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on glass slide containing a drop of sugar, that is solution about 10%. So after about 15 to 30% आप जो स्लाइड आप उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको पोलन ट्यूब्स जो है वो दे दे विल बी विजिबल, दैट इज दे आर कमिंग आउट ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है. फिर वो कह रहा है एक जो ब्रीडर है वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड होता है कि हम डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट जैनरा जो है उसके डिजायरेबल करेक्टर्स आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक स्पीशीज का एक करेक्टर अच्छा है दूसरे का दूसरा अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि दोनों करेक्टर एक में आ जाए ताकि वो एक सुपीरियर वैरायटी बन जाए. तो उसके लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination, that is from unwanted pollen. ठीक है. तो यहाँ पर दो बात करता है, एक इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग. ठीक है. इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे अगर तो फीमेल पेरेंट है और वहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं. ठीक है. बिफोर द एंथर डाइसिस, क्योंकि हमें अपना पोलन ग्रेन से कराना है तो खुद का एंथर हम उसका बेसिकली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. फिर वो कहता है इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को हम एक सुटेबल जो बैग होता है एक साइज का जो कि बटर पेपर का बना होता है उससे हम कवर कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पोलन उस पर आके ना बैठ जाए. ठीक है. तो इसे बोलते हैं बैगिंग. लेकिन जैसे स्टिग्मा तैयार होता है रिसेप्टिविटी के लिए, तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन जो भी आपके इंटरेस्टेड हैं जो आपने चूज करे हैं, आप उसको स्टिग्मा पे डस्ट कर दोगे और फिर आप उसको रीबैक कर दोगे. ठीक है. एंड यू विल तब आप फ्लावर्स को फिर आगे या जो भी फ्रूट्स हैं दे विल बी अलाउड टू डेवलप. कहता है अगर फीमेल पेरेंट अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है तो उसमें फिर आपको इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपली आप बैगिंग करो. जब स्टिग्मा आपका तैयार होगा तो आप पॉलिनेशन को कैरिड आउट कर सकते हो यूजिंग डिजायर्ड पोलन, और उसमें भी आप फ्लावर को क्या कर दोगे, रीबैक. ठीक है. तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग आपका क्या होता है.